हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 8 की गणित का एक मॉडल पेपर है। संजीव डेस्क वर्क 2024 का जो मॉडल पेपर आपके सामने है, ये मॉडल पेपर नंबर 4 इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। और 30 मार्च 2024 को आपके गणित का पेपर होने वाला है। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं, इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से सोल्व कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो गणित में आपको जो 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस वीडियो में सोल्व कर लेते हैं। आपके पास में संजीव के डेस्क वर्क हैं, तो आप उसको खोल लें और उसका मॉडल पेपर नंबर 4 पेज नंबर 31 पे जो दे रखा है वो आप खोल लें। उसको हम सोल्व करने वाले हैं। ये ऐप अपना है जो डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। साथ ही आपको गणित में किसी भी सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका फ़ोटो खींचकर ये अपने व्हाट्सअप नंबर इस पर भेज देना। उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पे करवा दिया जाएगा। या फिर आपको कोई सी भी प्रश्नावली समझनी हो अपनी किताब की, तो उसका जो नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। उसका वीडियो आपको अगले वीडियो में समझा दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके ये है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 1 से 8 तक, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 1 से 8 तक के। इनको आपको सोल्व करने के बाद में आंसर यहाँ पे देने हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक है। योज्य का मतलब याद रखना है योग। योज्य का मतलब क्या याद रखना है? योग, यानी कि जोड़ने पर तत्समक का मतलब वही नंबर आ जाए। योज्य तत्समक का मतलब वही नंबर आ जाए। तो ऐसी क्या संख्या जिसमें जोड़ने पर वही नंबर आ जाए? तो वह नंबर है आपके 0। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपके 0 हो जाएगा। 0 को हम किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो वापस क्या मिलता है? हमें 0 ही मिलता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपके 0। ए वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें पूछे गुणन तत्समक। क्या पूछे? गुणन तत्समक। तो गुणन तत्समक के लिए आपको याद रखना है, गुणन तत्समक क्या हो जाएगा? गुणन तत्समक में आपको याद रखना है 1 होता है। ठीक है, गुणन तत्समक क्या होता है? 1 होता है। योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक आपके 0 होता है। तो दोनों को याद रखना है। ऐसी संख्या बतानी जिसको जोड़ने पर वही नंबर आए तो 0 है, और ऐसी संख्या बताएं जिसको गुणा करने पर वही नंबर आए तो आपके 1 है। गुणा के लिए 1 है, जोड़ने के लिए 0 है। फिर ये परिमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 2 है कि x 3/x बराबर -3 हो तो x का मान ज्ञात करो। इसमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? x को यहाँ ले आएंगे और -3 को यहाँ ले आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 3/-3। अब 3 में 3 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा वो, लेकिन किसका आएगा? आपके माइनस का आ जाएगा, क्योंकि प्लस की संख्या में माइनस की संख्या का भाग देंगे तो वो माइनस का उत्तर आता है। तो इसका उत्तर आएगा आपके -1। अगला क्वेश्चन है तीसरा आपके कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण SC और BD एक दूसरे के लंबवत हो तो ABCD एक हैं। तो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में समझाया है कि अगर विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं तो वो हमारा समचतुर्भुज कहलाता है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? समचतुर्भुज लिखेंगे। समचतुर्भुज की आकृति आपको मैं भी बता देता हूँ वो किस प्रकार से होती है। समचतुर्भुज में क्या होता है? एक पतंग जैसी आकृति होती है और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसके जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होते हैं। लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, यानी कि 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति हैं वो क्या कहलाती हैं? वो हमारी समचतुर्भुज कहलाती हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। इसमें 2 विकर्ण है, दोनों विकर्णों को हम गुणा करते हैं, D1 इंटू D2। इसका एक विकर्ण D1 है, दूसरा विकर्ण D2 है। इनको गुणा करके 2 का भाग देंगे तो इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। नेक्स्ट है आपके 100 का वर्गमूल। तो आपको अगर वर्ग याद है तो 100 का वर्गमूल आप आसानी से बता देंगे। 100 किसके वर्ग है? 100 हमारे 10 के वर्ग है। ठीक है, 100 किसके वर्ग है? 100 10 के वर्ग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 10। ठीक है, यहाँ पे हम 10 को 10 से गुणा करते हैं तो इसका जो उत्तर है वो कितना आता है? 100 आता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पे 10। वैसे आप इसको गुणनखंड करके भी हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे गुणनखंड भी कर लेते हैं, 100 के गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 100 में सबसे पहले भाग देंगे 2 का, तो वो 50 बार जाएगा। ठीक है भैया, 50 बार चला गया। 50 में 2 का भाग 25 बार, 25 में 5 का 5 बार, फिर 5 में 5 का 1 बार। यहाँ पर बनेगा 2 का पेयर, 2 का 1 और 5 का 1। तो 2 इंटू 5 करेंगे तो 2 पंजे कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ऐसे आपको इसका उत्तर कितना निकालना है? 10 निकाल लेना है।
अगला जो क्वेश्चन आपका ये है कि संख्या दे रखी है आपको 1331 के घनमूल का इकाई अंक क्या होगा। तो 1331 किसके घन है, वो 11 के, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 11 होगा। इसका इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन द 1। वैसे जिस संख्या का इकाई का अंक 1 होता है उसका जो घनमूल है उसका भी इकाई का अंक 1 ही होगा, ठीक है, चाहे वो 1 हो, 11 हो, 21 हो, 31 हो, ठीक है, उसका घन वर्ग इसका सबका इकाई का अंक यही आता है 1 के लिए। तो अगला प्रश्न है, P मूलधन है, R इसका ब्याज की दर है, N समय होने पर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिखिए। तो इसमें आपको सूत्र लिखना है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हो जाएगा आपके P यानी कि मूलधन इंटू 1 + R अपॉन 100 और ऊपर में घात आपके N हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर है आपके 100 हो जाएगा। 100 वाला उत्तर इसमें बिल्कुल सही है। तो P इंटू 1 + R अपॉन 100 इसकी पावर क्या आएगी, N आ जाएगी। अगला प्रश्न आपके ये 7वां, जिसमें आपको 5A + 7B में से 2A + 3B घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको पहले, 5A + 2B इसमें से घटाना है 2A और प्लस में 3B। जब भी घटाएंगे तो इनके निशान चेंज हो जाएंगे, याद रखना, जब भी घटाते तो नीचे वाली समीकरण के जो बीजीय व्यंजक होता है उसके निशान बदल जाते हैं। अब 5 में से 2 जाएंगे तो 3A बचेगा, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का B बचेगा। इसका उत्तर आपके 3A - B हो जाएगा। 3A - B आपके उत्तर स वाले उत्तर में दे रखा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। इसकी जोड़ की पूछे तो फिर हम जोड़ कर लेंगे। जोड़ में इसमें आपको क्या करना है, इसके जो निशान है वो बदलने नहीं पड़ेंगे, ठीक है, जोड़ में इसके निशान नहीं बदलने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 3 और 2 5B और 5 और 2 7A। तो 7A + 5B तो इसकी जोड़ हो जाएगी, और घटाना होगा तो इसके निशान बदल के घटा लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके 8वां, -2 की घात m + 1 इंटू -2 की घात 4 बराबर -2 की घात 6 हो तो m का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आधार समान है इनका, तो गुणा में इनकी घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 और 2 माइनस में है, माइनस के 2 और इसकी घात कितनी, m + 1, m + 1 इधर कितनी घात है 4, इसमें जुड़ जाएगी, ठीक है, तो ये +4 बराबर क्या आएगा आपका -2 की घात 6। अब बराबर के दोनों तरफ आधार सेम है तो इनकी घातों की तुलना भी करेंगे तो ये भी आपके सेम ही आएगी। इनकी अगर आधार -2 हैं तो इसकी जो घात है वो भी दोनों सेम हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, बराबर। तो ये आएगा आपका m + 4 और 1 5 बराबर कितना है 6। तो m बराबर हो जाएगा आपका 6 - 5। तो m बराबर कितना आएगा आपके +1। m बराबर +1 आपके ऑप्शन द में दे रखा है, यही अपना करेक्ट आंसर है। देखो, आपको कोई सी भी प्रश्नावली समझनी हो तो आप जो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, या फिर आपको प्रश्नावली समझनी है तो उसका नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, उसका सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपके 9वां, जो कि पहले प्रश्नावली से आएगा, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। बताइए कौन सा गुणधर्म गुण की सहायता से आप इनको गुणा कर के रूप में, इस गुणे को इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो गुणा है वो ये है कि a × b × c और a × b × c, ये ऐसा इसमें आपके गुणा है कि पहले इसमें a और पहले इसमें b और c को गुणा करो, बाद में a से करो, या पहले a और b को करके बाद में c से करो, इनके उत्तर समान आते हैं। ये कौन सा नियम है, ये नियम होता है सहचार्य नियम। कौन सा नियम है ये, सहचार्य नियम। सहचार्य या फिर इसको सहचरिता भी कहा जाता है, सहचारिता नियम कहते हैं इसको, ठीक है, सहचारिता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से इसको अंग्रेजी में जाना जाता है। तो ये वाला नाम इसमें आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न आपके ये कि समीकरण 5t - 3 बराबर 3t - 5 को हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 5t - 3 बराबर में कितना है 3t और माइनस में 5। हम t वाले को एक तरफ ले आएंगे और -3 को 5 की तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5t माइनस प्लस का 3t इधर आएगा तो माइनस का 3t हो जाएगा, बराबर -5 वैसे वैसे रहेंगे, -3 इधर आएंगे तो +3 बन जाएंगे। 5 में से 3 गया तो ये 2t बचेगा, इधर -5 और +3, देखो माइनस और प्लस जो होता है वो माइनस हो जाता है, यानी कि घटा लेंगे। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा,
अब 5 और 3 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, और 5 माइनस का तो उत्तर भी माइनस में आएगा, तो यहाँ पे माइनस के 2 आएंगे। टी का मान ज्ञात करना, तो माइनस के 2 में हम 2 का भाग दे देंगे, तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 1 आ जाएगा। बस यही अपने क्या है? आंसर है। अगला प्रश्न सोल्व करते हैं 11वां। इन संख्याओं के घन का इकाई अंक पता करना है। तो आपको घन करने की ज़रूरत नहीं है, इन संख्याओं का इकाई अंक है उसी का हम जो घन करके लिख लेंगे। तो 77 के घन का इकाई अंक, घन का इकाई अंक बराबर हम इधर 7 से गुणा कर लेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 का 7 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा? 343। अब ये 7 के घन है 343, तो इसका इकाई अंक कितना है? 3, तो बस इकाई अंक कितना हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इकाई अंक गुणा करके भी लिख सकते हैं। सेकंड नंबर आपका है ये कि 5022 के घन का इकाई अंक, 5022 के घन का इकाई अंक। तो ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका इकाई अंक देखो कितना है? 2। आपको क्या करना है? 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। जब भी घन का पूछे तो आपको 3 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो इकाई अंक इसका भी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बस ये अपने क्या है? आंसर है। तो मैं पूछता हूँ आपको जेके, तो उसका उत्तर आप जो कमेंट करके बताना मेरे को। आपको मैं संख्या दे रहा हूँ 126 के घन का इकाई अंक आप कमेंट करके बताना। देखें अगला प्रश्न आपके, ये तो आप मैंने जो पूरा अलग से वीडियो डाल रखा आपकी प्रश्नावली, आपके ये 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ में अनुपात ज्ञात करना है। तो 7.1 प्रश्नावली आपकी जो नए सिलेबस के अनुसार पूरी डाल रखी है वो देख लेना, उसमें सारे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। तो 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ में अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने से पहले इनकी जो इकाइयाँ हैं, मापने का इकाइयाँ हैं, वो बराबर करेंगे। ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर में, तो इस किलोमीटर वाले को भी मीटर में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000। तो फिर 5 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 5 किलोमीटर में हो जाएगा आपका 5000। 5 किलोमीटर में कितना आएगा आपके? 5000 मीटर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे लिखना है 5 मीटर और इसका अनुपात निकालना है, तो 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे 10 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 5 मीटर का 10 किलोमीटर यानी कि 10,000 मीटर के साथ में अनुपात ज्ञात करना है। अब इनको हम 5 के पार्ट से काट देंगे, क्योंकि 5 का भाग इसमें 5 में भी जाएगा और इस वाली संख्या में भी जाएगा। ऐसी संख्या का भाग देना है जिसका भाग दोनों में चला जाए, तो 5 का भाग दोनों में चला जाएगा, तो 5 में जाएगा 5 का भाग 1 बार अनुपात में, ये 10 में जाएगा यहाँ पे 2 बार। कितने जीरो बचेंगे? 3 जीरो, तो 1, 2 और 3, 1:2 इसका क्या हो जाएगा? 1:2000 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको जो इनको अनुपात में बदल के लिखना है। आपसे पूछें कि अनुपात को प्रतिशत में बदलो तो भी बदल देना। जैसे आपसे पूछे कि 2 या 1/2 को 1:2 को प्रतिशत में बदलो, ठीक है, प्रतिशत में बदलो, तो कुछ नहीं करना, इसको भिन्न में बदलो। पहले तो 1:2 को लिखेंगे 1/2 इंटू इसको गुणा करेंगे 100 से, 2 के बाद से 100 कर जाएगा आपके 50 बार, 50 को 1 से गुणा करें तो आंसर आ जाएगा आपके 50%। ऐसे आपको प्रतिशत निकालना भी आना चाहिए। तो जैसे 1/2 का ये बदला मैंने, वैसे ही आप जो 3:4 को प्रतिशत में बदल के कमेंट करना, इसका उत्तर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके ये लघुतरात्मक के 13 से 22 तक 4 नंबर के। इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। 4 क्वेश्चन है, अब बस ये सत्य असत्य वाले और 4 नंबर के। पहला है आपके 2 इंटू 4 की घात 2 है, तो इसका सरल रूप 2 की घात 2 और 4 की घात 2 है। तो हाँ, ये बात इसमें बिल्कुल सही है। कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ कि a की घात m, या यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 मिनट इसको देखते हैं वापस, गलत इसको बाद में सही गलत करते हैं। ये कह रहे हैं 2 इंटू 4 की घात 2 है, तो इसमें a इंटू बी, इसकी घात अगर m है तो इसको हम a की घात m इंटू बी की घात m के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये तो क्या है कि बट्टे में है, मैंने इसको सही नहीं देखा, ये आपके बट्टे में दे रखा है, तो बट्टे में नहीं होता है। बट्टे में तो ऐसे होगा तब इसको बट्टे में लिखेंगे, a/b, इसकी घात m है तो a की घात m बट्टा b की घात m होता है।
तो इसका मतलब ये वाला तो आपके असत्य दे रखा है। सेकंड है कि 4 की घात 9 इंटू 4 की घात 3 का घातांक रूप 4 की घात 12 है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आधार समान है, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 9 + 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएगा, 4 की घात 12। अब 4 की घात 12 आपके इसमें दे रखा है, तो बस ये वाला सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा कि 3 की घात 5 इंटू 3 की घात 3, तो ये हो जाएगा आपका, घातें जुड़ जाएगी ये दोनों। तो फिर इसमें 14 का भाग देंगे, 3 की घात 14 का भाग दे देंगे, ये आ जाएगा आपके 3 की घात 5 + 3, और इसमें भाग देना है, इसमें भाग देना पड़ेगा आपको, ये 3 की घात 5 और 3 8 हो जाएगी, भाजक 3 की घात 14, इन दोनों को जोड़ें तो 8 हो जाएगा, 3 की घात 8 भाजक 3 की घात 14। अब भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 की घात 8 में से 14 को घटा लेंगे, ये बचेगा आपके 3 की घात -6। अब 3 की घात -6 का मतलब ये माइनस में घात है, तो इसको बटे में ले जाएंगे, ये बन जाएगा 3 की घात 6। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो ये आपके दे रखा है 1/3 की घात 6, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम 42 है। देख लेते, देखें, तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात -4, इसका पहले इसको सही रूप में लिखें, ये हो जाएगा आपका 2/4। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगी, नीचे की घात ऊपर चली जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। ये 2 की घात 4 और बट्टे में कितना 1 आ जाएगा, तो उत्तर आएगा इसका 2 की घात 4। और 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है, 2 को 4 बार गुणा करना है, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 इसका उत्तर आता है। जबकि 42 क्या है, इसका मतलब ये असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अगला जो प्रश्न आपके 14 क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें 4 भुजाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, चतुर्भुज उसको कहा जाता है चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज के आमने सामने की बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ये कोई चतुर्भुज है, इसके आमने सामने की रेखाओं को मिलाने वाली, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यह ए से इसको, ये जो आमने सामने इसको मिलाएंगे तो इसको कहा जाता है विकर्ण। क्या कहेंगे, इसको विकर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके तीसरा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, ये वाले आकृति में आप देख सकते हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग के चारों कोणों का माप क्रमशः होता है, तो वर्ग के चारों कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 90 90 90 90, चारों ही कोण 90 के हो जाएंगे, तो ऑप्शन सेकंड वाला इसमें सही हो जाएगा। बस इस प्रकार से इसका उत्तर आपको लिख लेना है। 15वें क्वेश्चन में आपको खंड अ को खंड ब से मिलान करना है। प्रथम व्यंजक द्वितीय व्यंजक का गुणा करके इनका गुणनफल लिखना है। अगला क्वेश्चन आपके ये, अच्छा इसको मिलान कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए और ए बी, एस सी और ए डी, तो ये इससे मिलान हो जाएगा। सेकंड वाला आपका है इसमें कि ये 5xy, इसको x से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x² y, इसको y से करेंगे ये होगा आपके 5xy², और माइनस में आपके 25, 5 × 5 = 25 xy। ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा तीसरे वाले में, तो इसको तीसरे से मिलान कर लेंगे। p का p² से करें तो p³ हो जाएगा, तो आपके ऑप्शन बी में दे रखा है p³ वाला, बाकी बचा हुआ इसको सेम टू सेम मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके 16वां की 10 पृथक पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई है, एक पर्ची पर एक संख्या लिखी हुई, उन्हें एक बॉक्स में रखा जाता है और अच्छे प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, उसके निम्न क्रिया की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले तो 1 से 10 तक की गिनती है, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, तो 1 से 10 तक की गिनती, तो कुल परिणाम हो जाएगा इसमें 10। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हम, कुल परिणाम बराबर कितना है, कुल परिणाम हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, कुल परिणाम बराबर 10 हो जाएंगे। और आपको प्रायिकता का सूत्र याद होना चाहिए। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, याद कर लेना, इसको मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। तो प्रायिकता बराबर इसका सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या,
अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, ये आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। इससे क्या होगा कि आप जो सवाल आसानी से कर पाएंगे। कुल परिणामों की संख्या, ये सूत्र हमेशा सेम रहेगा। आपको इसमें हमेशा ऊपर अनुकूल परिणाम कम संख्या आएगी और कुल परिणाम ज़्यादा नंबर होंगे। तो सबसे पहला आपके संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो संख्या 6, इसमें 6 कितनी बार आएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बस इसमें आपके पूछा गया है कि 6 कितनी बार है? इसमें 6 एक ही बार है, तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 1 हो गया। ठीक है, तो पहले का जो आंसर वो कितना आ जाएगा? ये सूत्र लगाएंगे और 1/6 हो जाएगा। सेकंड वाला क्या है? 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी ये वाले, ये सब 1 2 3 4 5। अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 5। कुल परिणाम कितने? ये बट्टे में 10 आएगा, 6 नहीं आएगा। बट्टे में 10, 5 और 10 कटेगा 1/2 बार। 6 से बड़ी संख्या, तो 6 से बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 7 8 9 10, ये 4 नंबर है। तो इसका तीसरे का जो उत्तर हो जाएगा आपके 4/10, 2 के बार से काट दो, ये 2/5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके आंसर है। चौथा प्रश्न है कि एक अंक की संख्या, इसमें एक अंकों की कितनी संख्या है? तो एक अंक की ऐसे 9 तक हो जाएगी। तो एक अंक की जो संख्या है वो आपकी हो जाएगी टोटल 9 और कुल है इसमें 10। तो 9/10 इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल सोल्व करते हैं। गुणनखंड विधि से आपको 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें 400 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम 400 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 400 में भाग देंगे 2 का, तो ये कितनी बार जाएगा? 200 बार जाएगा। फिर 200 में 2 का भाग देंगे, जो कितनी बार जाएगा? 100 बार। फिर 100 में 2 का भाग, वो जाएगा आपके 50 बार। फिर 50 में 2 का भाग, वो जाएगा 25 बार। फिर 25 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का देंगे तो 5 बार जाएगा। फिर 5 में 5 का 1 बार जाएगा। आपको ज्ञात करना है इसमें 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल, या इसको हम लिख सकते हैं √100, एक ही बात है। और अंडर के अंदर 100 को लिखें तो इसके गुणनखंड लिख लो, या अभाज्य गुणनखंड विधि है तो 4 बार तो इसमें 2, 4 बार तो इसमें 2 और 2 बार है इसमें 5। अब आपको इसमें क्या करना है? 2 2 के जोड़े बनाने, 2 का, ये 2 का और एक ये 5 का, 3 जोड़े बनेंगे 2 2 और एक 5 का, 2 तो 2 के और एक 5 का। तो इसका फाइनल उत्तर, अब इसमें से डबल डबल जो संख्या है वो इससे अंडर रूट के बाहर आएगा तो एक एक बार लिखेंगे। यहाँ से केवल 2 आएगा, यहाँ से भी केवल 2 आएगा और यहाँ से हमें 5 मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 4। ठीक है, और 5 गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 उत्तर आ जाएगा। तो इसमें 400 का वर्गमूल कितना आया? 20 आ गया। ऐसे मैं आपसे पूछता हूँ, उसका उत्तर कमेंट करके बताना। हमारे पास में संख्या है, जैसे एक संख्या है 484, ये इसका वर्गमूल निकाल के कमेंट करके बताना 484 किसके वर्ग है। अगला प्रश्न है 18वां कि क्या समांतर चतुर्भुज में ऐसा चतुर्भुज हो सकता है, ऐसा चतुर्भुज हो सकता है जिसमें कोण डी है और कोण बी है, इनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज होने का मतलब ये है कि आमने सामने के कोण उसमें बराबर होते हैं, आमने सामने के जो कोण है वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, जैसे ए बी सी और डी, इसमें ए और सी ये बराबर है और बी और डी ये बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये पूछ रहे हैं कि कोण ए, कोण बी और डी, कोण ये बी और कोण डी बराबर हो सकते हैं कि इनकी जोड़ 180 डिग्री। तो हाँ, इनकी जोड़ 180 डिग्री हो सकती है, दोनों अगर मान लो 90 डिग्री के हो जाए। ए का भी मान इसे डी का भी मान बी के बराबर हो जाएगा अगर इसमें से एक का मान 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा तो फिर आपका वर्ग हो जाएगा, आयत हो जाएगा, और वर्ग और आयत खुद एक समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें हाँ हो सकता है। ठीक है, हो सकता है।
सेकंड है आपके ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर कितना है डी सी, ए बी का मान कितना है 8 और डी सी भी 8 ही हो जाएगा ये। ए डी बराबर कितना है, ए डी बराबर है अपने 4, ए डी बराबर कितना है 4 और बी सी बराबर कितना है 4.4। तो क्या ऐसा समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये 4 है लेकिन ये 4.4 हो गई, इसका मतलब आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है, तो इसमें आपके हो जाएगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो ए डी है इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, ए डी बी सी के बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। 19वां प्रश्न है कि यदि चमेली के पास शुरू में अपने धन का 75% खर्च करने पर, ठीक है, 700 रुपये बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास में शुरू में कितने रुपए थे। तो हमें नहीं पता कितने रुपए थे, हम तो उसमें मान लेंगे कि माना कि चमेली के पास शुरू में x रुपए थे। कितने रुपए थे? x रुपए थे। इसमें से खर्च कितना कर दिया? खर्च हो जाएगा आपके इसमें 75%। तो फिर बचत कितनी होगी? बचत कितनी हो जाएगी इसमें? बचत हो जाएगी प्रतिशत में, बचत प्रतिशत। ये कितना लिखेंगे? ये हो जाएगा बचत प्रतिशत में, टोटल तो होती है 100, इसमें से हम घटा लेंगे 75, तो बचेगा कितना? 25%। और बचत रुपए कितने हुए? 600, यहाँ लिख लेते हैं बचत रुपए कितने रुपए हैं? 600 रुपये। ये x का जो 25% जो बचा है वो 600 रुपये के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का निकालेंगे 25%, जो कितना आएगा आपके 600 आएगा। यहाँ लिखेंगे हम x का 25% बराबर कितना है? ये 600, क्योंकि ये भी बचत है और ये भी बचत है, दोनों को बराबर लिखेंगे। इधर प्रतिशत में है, इधर रुपये में है, तो पहले हम इसमें प्रतिशत को हटा लेते हैं। ये हो जाएगा x इंटू 25/100 बराबर कितना है? 600। अब आपको ये करना है, इस x को अकेला करना है, तो ये 100 इसके गुणा में चला जाएगा और 25 इसके भाग में आ जाएंगे। ये आएगा आपके 600 इंटू 100 और बटे में कितना आएगा आपके 25। हम यहाँ पे 25 को 100 से काट देंगे, 25 से कम 25 और 25 चौक 100, तो x बराबर कितना आएगा आपके? ये आ जाएगा यहाँ पे x बराबर 600 इंटू 4 बराबर कितना आएगा आपके 6 चौक 24 और 00, तो 2400 रुपये इसका क्या हो जाएगा? शुरू में उसके पास में थे। तो ये इस प्रकार से इसके सवाल को हल कर लेना है। अगला प्रश्न आपके ये क्वेश्चन नंबर 20, यदि मोटे कागज़ की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है, ऐसे ही कागज़ की कितनी शीटों का भार 2 से ही 1/2 किलोग्राम होगा? देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपके कागज़ की जो भार है, ठीक है, वो बढ़ेगा तो इसकी सीटों की संख्या भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, सीटों की संख्या भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी कि एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ रहा है। तो इसमें आपके प्रत्यक्ष अनुपात यानी कि सीधा अनुपात है। सीधा अनुपात को कहा जाता है समानुपात। क्या कहते हैं इसको? समानुपात कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि 12 सीटों का भार कितना है? 40 ग्राम, और हमें ज्ञात करना है 2.5 किलोग्राम का भार कितना होगा। पहले तो इनको एक ही बनाएंगे, ये किलोग्राम में है तो इसको हम ग्राम में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 सही 1/2, तो इसको हम सही करेंगे तो ये 2 दूनी 4 और 1 5/2, ये हो जाएगा आपका किलोग्राम। इसको ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा कर देंगे, तो 5/2 इंटू 5000, तो ये सॉरी 1000 हो जाएगा, 5000 नहीं 1000। 2 के पार से ये 1000 कटेगा आपकी ये 500 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, यानी कि 2500 ग्राम। ठीक है, अब आपको याद करना है 2500 ग्राम में कितनी सीटें होगी। इसका भार हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी सारणी। ये अनुपात कैसा है? सीधा अनुपात है, इसकी आपको एक सारणी यहाँ पे बना लेनी है, जिसमें एक लाइन बीच में और खींचनी है। यहाँ पर अभी हम लिखेंगे एक तो आपका ये
किसकी संख्या है ये? सीटों की संख्या, सीटों की संख्या। और यहाँ लिखेंगे हम इसमें बार, रो भी ग्राम में, बार किस में है? ग्राम में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि अगर कागज़ की सीटें 12 हैं, कागज़ की सीटें 12 हैं, उसका बार कितना हो रहा है? 40 ग्राम। हमें नहीं पता है कि कितनी सीटें और बनेगी, जबकि बार दे रखा आपको 2 सही 1/2। 2 सही 1/2 का मतलब कितना होता है? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर का मीटर में बदलेंगे इसको, 2.5 किलोग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे ग्राम में, तो इसमें 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये 2,500 ग्राम इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ अगर आपके 2500 ग्राम है, तो यहाँ कितना है? तो यहाँ नहीं पता, तो मानेंगे इसमें x ग्राम। कितना मान लिया हमने? x ग्राम मान लिया। अब इसमें सीधा अनुपात है, क्योंकि सीटों की संख्या और बार में सीधा अनुपात है। एक लाइन लिखनी यहाँ पे, सीटों की संख्या और उनका बार, और उनके बार में सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, सीधा संबंध है। सीधा संबंध है तो इसमें जो है वो समानुपाती हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं यहाँ पे, ये तो हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा y1, ये होगा आपका y2। अगर ये अनुपात सीधा है तो इनको सीधा ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे अनुपात x1/x2/y1/y2। अगर ये प्रतिलोम होता तो फिर हम y2 ऊपर लिखते हैं, y1 नीचे लिखते हैं। x1 का मान कितना है? x1 का मान है अपने पास में 12। x2 का मान कितना है? x बराबर y2 कितना है? y2 है 2500, और बटे में y1 कितना है? 40। x का मान ज्ञात करना है तो हम इन सभी को यहाँ से हटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका इसमें x बराबर, ये x इधर चला जाएगा, तो ये आएगा आपकी 12 × 40 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2500 इंटू x बराबर 12 × 40। इन दोनों को हम गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, ये 2500 इसके भाग में चला जाएगा। x बराबर 12 × 40 और बटे में कितना आपके 2500। इसकी 1 0 से इसका 1 0 कट जाएगा, और 4 के पार्ट से इस 250 को काट लेते हैं, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसको हम भी 2 के पार्ट से काट लेते हैं, ठीक है। 2 के पार्ट से काटते हैं, ये 2 बार कटेगा, और ये कटेगा आपके 125 बार। अब आपकी ये संख्या और नहीं कटती हैं, तो इसका जो उत्तर है वो x बराबर ये 12 × 2 कितने हो जाएंगे? 24/125 इंटू हम इसको देखो, ये उत्तर जो निकालना है वो ऐसे संख्या बताने की कितनी इसमें बार होगा, तो बार निकालना है, तो इसको हम फिर वापस, ये ग्राम में आएगा तो उसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा वापस कर लेते हैं। तो ये आपके हो जाएगा यहाँ पे 25 के बार से कटेगा 5 बार, और ये 25 के बार से कटेगा 4 बार, और 40 बार, फिर कटेगा 5 के बार से 5 एक बार, ये कटेगा 8 बार। तो यहाँ पे बचा आपका 24 और 8। x बराबर 24 × 8 कितना हो जाएगा? 4 8 32, हासिल के 3, और 6 दूनी, ये 8 दूनी 16, 16 और 3 19। तो 192 सीटें इसका आंसर हो जाएगा। 2.5 किलो में 192 सीटें बन जाएगी। 21वां प्रश्न है, समीकरण को आपको हल करना है और उत्तर की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें इसको हल करते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं इनका, लघुत्तम लेंगे इधर से, तो ये कितना आ जाएगा आपके x + 7 - 8x और बटे में 3। एलसीएम लेंगे तो इधर कितना आएगा आपके? 3 एलसीएम आ जाएगी। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 का भाग 3 बार, 3 को 1 से किया तो 3x, प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 7 से किया तो 3 7 तो 21, माइनस 1 बार, और ये 8x बराबर में कितना हो जाएगा? ये 17/6, 17/6 माइनस 5x/2। इसको हल करेंगे यहाँ पे, तो अच्छा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक करते, इसको वापस हल करते हैं। संख्या को एक तरफ ले लो और बाकी संख्या को दूसरी तरफ कर लो। वापस करते हैं सवाल को, 17/6 माइनस 5x और बटे में 2। संख्या एक तरफ और x वाले एक तरफ कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका x - 8x/3
और माइनस में 5x/2 बराबर में आएगा आपके 17/6 और माइनस में 7। हल करेंगे इसको एलसीएम लेके, इसका भी एलसीएम लेके। इन दोनों की एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का 6 आ जाएगा। 1 का 6 में 6 बार, 6 को x से करें तो 6x हो जाएगा। माइनस 2 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 8 से गुणा करें तो 8 दूनी 16x। माइनस इसमें 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 को 5 से करें तो 15x हो जाएगा। बराबर लघुत्तम लेंगे इसमें भी 6, 17 माइनस ये 6 7 कितने होते हैं, 42 होते हैं। तो हम इसमें से इसको घटा लेंगे, 6 से 6 तो कट जाएंगे बट्टे वाले, तो बाकी इनको हल कर लेते हैं। तो 6x में से, अच्छा इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो 6x माइनस 31x बराबर 12 में से 7 गए तो 5, ठीक है, और यहाँ बचेगा आपकी 3, 3 में से 1 गया तो 2। इधर कितना बचेगा आपकी, ये माइनस में, इधर बचेगा 6 गए 21 में से, तो बचेगा आपके 25x। तो माइनस का 25 x बराबर में माइनस का 25। यहाँ पर माइनस के 25 से माइनस का 25 काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 25 और बट्टे में माइनस का 25। x कितनी बार कटेगा, ये 1 बार कट जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा आपके, 1 आ जाएगा। अगला सवाल सोल्व करते हैं। एक शहर में एक महीने में विभिन्न कारणों से हुई 200 दुर्घटनाओं का आलेख निम्नानुसार है। इसमें अलग अलग प्रतिशत दे रखा है, संख्या दे रखी है। 70% तो आपके वाहन चालक की गलती से दुर्घटना हुई है, 20% अन्य कारण से, 6% खराब सड़क से, 4% पीड़ित की गलती से। तो पहला यह है कि खराब सड़क व पीड़ित की गलती से संयुक्त रूप से कितने प्रतिशत और कितनी दुर्घटनाएं अधिकतम हुई। टोटल कितनी हुई, 200। तो पहले तो हम बता देते हैं कि खराब सड़क और पीड़ित की गलती से संयुक्त रूप से कितने प्रतिशत और कितनी दुर्घटनाएं हुई। तो पहले तो इन दोनों का हम जोड़ कर लेते हैं, खराब सड़क और दूसरा है पीड़ित की गलती से। तो ये खराब सड़क में कितना आएगा आपके, ये आ जाएगा आपके 6%, ठीक है। तो ये आएगा आपके, यहाँ पे लिख लेते हैं, खराब सड़क प्लस पीड़ित की गलती, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी सड़क खराब, तो ये आपके 6% है, 6% प्लस ये आपके 4%, तो 6 और 4 कितने हो गए, 10%। तो खराब और पीड़ित की गलती से जो दुर्घटनाएं हुई वो 10% है। अब इसको संख्या में भी बदलना है, दुर्घटना में कितनी दुर्घटनाएं हुई। तो हम क्या करेंगे, जो कुल दे रखा उसका 10% ज्ञात करेंगे, टोटल का 10% निकालेंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम यहाँ पे 200 का 10%। तो ये लिखेंगे इसको 200 इंटू 10 और बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, बचेगा हमारा 2 इंटू 10, 2 दाई कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो आपके कितना आएगा, 20 आ जाएगा। अधिकतम दुर्घटनाएं किस कारण हुई, तो बड़ा भाग आपके वाहन चालक की गलती से, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके ये निबंधात्मक प्रश्न है, गुणनखंड करना है। 23वें क्वेश्चन में गुणनखंड करना है, तो x² प्लस, यहाँ लिख लेते हैं इसको वापस, ये हो जाएगा आपका x² प्लस xy और प्लस में 8x प्लस 8y। इसमें से चीज़ें कॉमन निकालनी, इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ निकलेंगे x x, तो x दोनों में तो x बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस वाई। अब सेम टू सेम x प्लस वाई आगे भी आना चाहिए, तो यहाँ से क्या कॉमन निकालें, 8 कॉमन निकाल लेते हैं। तो प्लस के 8 कॉमन आएंगे और x प्लस वाई यहाँ बचेगा। जो दोनों बार x प्लस वाई है उसको एक कोष्टक में बंद कर देंगे, ये आएगा आपके x प्लस वाई, और इधर क्या आ जाएगा आपके x और प्लस में 8। ये अपने क्या है, फाइनल आंसर है। बस इतने से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके, और बहुत ही शानदार है पेपर, आप अच्छे से सोल्व करेंगे तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे। सेकंड है आपका 10xy माइनस 6y प्लस का 5x और माइनस के 3। इसमें क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालना है। क्या कॉमन आएगा, जो दोनों में कॉमन है वो देख लो, 2 का भाग जाएगा, एक तो 2 भाग चला जाएगा,
10 और 6 में 2 का भाग जाएगा। वाई कॉमन है तो वाई बाहर निकाल लो। 2y 10x में कितने बार जाएगा? 5 x बार, ठीक है। माइनस इधर आपके 2y है, ये तो ये बाहर आए तो 3 बचेगा यहाँ पे। अब सेम टू सेम नंबर आगे भी आना चाहिए, यहाँ तो पहले से ही है, हम एक इसमें कॉमन ले लेंगे। यहाँ आ जाएगा आपका 5x माइनस 3। तो 5x माइनस 3 एक कोष्टक में बंद करेंगे, बराबर में आएगा 2y प्लस 1। ये क्या है अपने आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके ये ax प्लस by और सेकंड आपके माइनस का ay और माइनस का by। इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं, फिर आगे इसको सोल्व करते हैं। तो तीसरा सवाल आपके ये आपके ax प्लस bx माइनस ay और माइनस में कितना आएगा आपके by। इसमें से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कॉमन निकालेंगे x, यहाँ बचेगा आपकी a प्लस b। इसमें से माइनस का y बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर प्लस का a और प्लस का b बचेगा। ये 2 बार है a प्लस b, इसको एक कोष्टक में बंद करेंगे। और जो कोष्टक के बाहर है x माइनस वाई, इसको भी कोष्टक में लिख लेंगे। यही अपने क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके चौथा 15 PQ प्लस 15। ये आपका चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है 15 PQ माइनस प्लस 15 प्लस 15। सेकंड है आपका इसमें 9p प्लस 9p और प्लस में है 25p। तो इसमें क्या करेंगे कि जो जो संख्या एक साथ हैं, जो संख्या एक साथ हैं उनको साथ में लिख लेंगे। जैसे ये q वाला इसके साथ में ले लेते हैं, ये p वाला इसके साथ में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेंगे, व्यवस्थित लिखेंगे इसको 15 PQ प्लस 9Q और फिर इसमें लिखेंगे हम इसमें 25 प्लस 15। ये आ जाएगा प्लस में आपके 25p और प्लस में 15। इसको सोल्व करेंगे तो एक तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा, एक तो 3 कॉमन आएगा, एक आपके इसमें q कॉमन है, एक हम इसमें q निकाल लेंगे। तो 3 का भाग 15 में 5 बार और PQ में q का भाग जाएगा तो p बचेगा, प्लस 3q में 3q का 9q में ये जाएगा आपके 3 बार। वैसा वैसे नंबर आगे भी आना चाहिए, तो इसमें क्या क्या करेंगे 5 का भाग दे देते हैं, प्लस के 5। यहाँ आएगा आपका 5p और प्लस में 3। जो 5p प्लस 3 है इसको एक कोष्टक में बंद करेंगे। तो ये 5p प्लस 3 और कोष्टक में लिखेंगे हम 3q प्लस 5, 3q प्लस 5। ये क्या अपने आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके ये 24वां है कि एक घन का प्रत्येक भुजा से 1 सेमी की है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें भुजा कितनी दे रखी है घन की, तो घन की भुजा जो दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें ज्ञात करना है इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र लिखेंगे इसमें, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा का मान 1 है तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा आपके 6 एकम 6 हो जाएगा। ये तो हुआ इसका क्षेत्रफल। इस सेकंड वाले आकृति का परिमाप भी ज्ञात करनी है, आयत है। क्या है ये आयत। अगर आयत का पता नहीं लगे किसी भी आकृति का तो चारों भुजाओं को जोड़ लेना। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो ये 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अब याद करते हैं ABCD का परिमाप। ABCD का परिमाप यानी कि चतुर्भुज ABCD या आयत ABCD का परिमाप। तो इन सभी की जोड़ करेंगे या फिर आयत का परिमाप का सूत्र लगा देंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई का मान 9 है और चौड़ाई का मान कितना है 7 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू 16 और 16 को 2 से गुणा करें तो कितना उत्तर आएगा 32 आंसर आएगा। इसका जो उत्तर है वो कितना है 32। सही आंसर इसका 32। अगले प्रश्न में आपको एक 25वां क्वेश्चन है जिसमें आपको एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। आलेख सीधा आलेख इसमें खींचना है। एक तरफ वर्ष दे रखा है, एक तरफ दिन दे रखे हैं कि 2003 में कितने
पर्वतीय नगर में हिमपात हुआ। 2004 में 10 का, 2005 में 5 का, 2006 में 12 नगरों में हिमपात के, विभिन्न वर्षों में हिमपात के इसमें दिनों की संख्या हुई है। तो इसको क्या करेंगे, एक्स अक्ष पे ले लेंगे ऊपर, तो इसको लेंगे वाई अक्ष पे। अंतर कितने का है, 1 1 और 1, इन सब में अंतर 1 1 ही है। इसमें कितने का अंतर है, इसमें अंतर अलग अलग है, 8 है, 15 है, 10 है, 5 है और 12 है। तो अंतर इसमें सेम नहीं है। तो हम बड़ी से बड़ी संख्या कितनी, 10 है, तो हम वाई अक्ष पे बड़ा से बड़ा मान 10 तक ले लेंगे या 11 12 तक ले लेंगे। इधर 1 1 साल का आपको गैप देना पड़ेगा। तो इसको हम इस प्रकार से सारणी में बना लेते हैं। यहाँ पे एक सीधी लाइन इस प्रकार से और एक आड़ी लाइन इस प्रकार से, ये ग्राफ देंगे उसमें बनाना है आपको। एक्स अक्ष है ये और ये वाला वाई अक्ष है। एक्स अक्ष में लेंगे हम इसमें वर्ष, ठीक है, वर्ष जो 2003 है, फिर 2004 है, फिर 2005 है और अंतिम है 2006। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे अंतर कितने का रखें, 2 2 का अंतर रखें। तो यहाँ रख लेते हैं हम 2, यहाँ रख लेते हैं 4, यहाँ रख लेते हैं 6, 8, 10 और ये 11। अब क्या करना है आपको, वर्ष ये वाई अक्ष है, ये क्या है आपका दिन, दिन है, इसमें दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, और ये आपका वर्ष है समय। 2003 में 8 व्यक्ति, ये रहे 2003 8 व्यक्ति। 2004 में 10, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ आ जाएगा 2010। 2005 में 5, तो 2005 में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 2006 में कितना है, 12, तो 12 तो अपने यहाँ है नहीं, तो इसको हम एक स्टेप आगे और बढ़ाएंगे। तो फिर इसमें 2006 में कितना आएगा, ये 12 आ जाएगा। अब ये जो रेखा है क्या एक सीधी रेखा बना रही, ये रेखा क्या कर रही, अलग अलग लाइनें ड्रॉ कर रही है। ये यहाँ से यहाँ तक अलग है और यहाँ से यहाँ तक अलग और फिर यहाँ से यहाँ तक अलग है। तो कुछ प्रश्नों के जो उत्तर है वो पूछे गए, इसमें से वो आपको देना है। एक तो इसमें पैमाना लिखना आना चाहिए आपको, पैमाना। एक्स अक्ष पर क्या लिखेंगे, एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर एक्स अक्ष पे 1 वर्ष, 1 वर्ष। उसी प्रकार से वाई अक्ष पर क्या लिखेंगे, वो है वाई अक्ष पे, तो इस पे हो जाएगा आपके 2 2 का गैप है, तो ये हो जाएगा आपके 1 बड़ा खाना बराबर 1 बड़ा खाना। इसके बराबर कितना आएगा आपके, तो ये छठा है आपके 12,000 वाला, तो छठे को यहाँ से मिलान कर लेते हैं। इधर 12 है और ये इधर आपका 6 है। ऐसे इसको पूरा मिलान कर लेना है। एक वाई अक्ष पे एक बड़ा खाना बराबर कितने दिनों की संख्या है, इसमें 2 दिन है, इधर 2 दिन है, इधर पूरा वाई है। वाई अक्ष पे 2 दिन है और एक्स अक्ष पे 1 वर्ष। बस इनको यहाँ पे अच्छी प्रकार से बना लेना है और कुछ प्रश्नों के जो जवाब है वो दे देना है। क्या वर्ष और हिमपात की दिनों की संख्या समानुपात है, नहीं, ये एक के बढ़ने पे दूसरा नहीं बदल रहा है, साथ ही एक का मान अलग आ रहा है और दूसरे का मान अलग आ रहा है, इसमें ये वाला तो आपके नहीं होगा। सेकंड है आपके ये कि वर्ष 2005 के बारे में ग्राफ से क्या सूचना मिलती है, तो 2005 के बारे में कितने विद्यार्थी या फिर 2005 में सबसे कम दिनों में जो हिमपात हुआ था, इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर आपको इसकी पूरी PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। मॉडल पेपर मैंने सारे देख रखे हैं, आपको यहाँ एंड स्क्रीन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, या 8वीं की प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो आप पे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना एंड्रॉयड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना और इस लिंक को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।